हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है। आपने इससे पहले इसको इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें ये ऑप्टिक्स दो चीज़ों में डिवाइड है। पहला इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये दोनों फिनोमेना है लाइट की। पहला इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, तो ये दोनों टॉपिक जो फिनोमेना है उसको हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में, वेव ऑप्टिक्स के में। और आप लोग पढ़ चुके होंगे इंटरफेरेंस, जिसे हिंदी में हम लोग व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण, और डिफ्रैक्शन को विवर्तन। तो सबसे पहले हम इंटरफेरेंस समझेंगे, इसका पूरा डिटेल, और उसके बाद फिर हम डिफ्रैक्शन पे चलेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ हिस्ट्री जान लें हम लोग इंटरफेरेंस की और वेव ऑप्टिक्स की। तो हिस्ट्री में अगर थोड़ा बैक जाए हम, ये बात है लगभग 1627 की। न्यूटन का नाम आपने सुना होगा। तो न्यूटन ने फर्स्ट टाइम इंटरफेरेंस को डिस्क्राइब किया, लाइट को। और उन्होंने ये कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट मेक्स बाय स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड कार्पस्कुलर। उन्होंने ये माना कि जो लाइट होती है वो जब किसी सोर्स से निकलती है, ये आपका सोर्स मान लीजिए, कोई सोर्स है, यहाँ से जो लाइट निकली, इनके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से, तो उन्होंने ये माना कि सोर्स से जो लाइट निकलती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में निकलती है, जिन्होंने कार्पेसिल्स कहा, कणिका, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और इसकी सहायता से उन्होंने कोशिश किया कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो इन चारों चीजों को उन्होंने इस सिद्धांत पे, पार्टिकल को उन्होंने जब लाइट को पार्टिकल माना, कार्पेसिकल माना, तो उस सिद्धांत पे इन्होंने रिफ्लेक्शन, इन चारों चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और कुछ उन्होंने, लेकिन इस पॉइंट पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को न्यूटन कुड नॉट एक्सप्लेन। वजह ये कि उन्होंने ये कहा कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, ये मीडियम पहला है, मीडियम दूसरा है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी, तो अगर ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अगर वेलोसिटी लाइट वी आर है और यहाँ पे वी डी है, तो उनके हिसाब से, जैसा कि न्यूटन ने बताया, कि जब लाइट मीडियम में जाएगी, चेंज होगी, तो रेयर मीडियम में जो वेलोसिटी होगी वो डेंसर में ज्यादा होगी। यानी कि लाइट की वेलोसिटी जो होगी वो जो मीडियम डेंस होगा उसमें ज्यादा होगी, रेयर में कम होगी। जबकि सिद्धांततः ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है कि लाइट हमेशा वैक्यूम में या रेयर में ज्यादा होती है और डेंस मीडियम में कम होती है। तो इनकी ये थ्योरी उलट गई, चेंज हो गई, और ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने इस सिद्धांत पे, जब उन्होंने पार्टिकल माना लाइट को, कार्पस्कुलर माना, और उस कंडीशन में ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो इसके बाद 1678 के आसपास, 1678 में हाइगन नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, हाइगन, उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया और ये कहा कि लाइट मेक्स बाय वेव। उन्होंने ये आइडिया दिया कि लाइट जो होती है वो वेव की तरह काम करती है, पार्टिकल की तरह नहीं। और जब किसी सोर्स से, ये आपका सोर्स है,
यहाँ से जो लाइट निकलेगी तो लाइट एक वेव की तरफ काम करेगी, और इसके जगह जगह पे जैसे वेव चलेगी, तो यहाँ पर इसको यूं समझिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट अगर डी है, तो उनके हिसाब से ए और बी दोनों सेम कंडीशन में है। ए बी ये सेम कंडीशन में, ठीक उसी तरह सी और ए बी ई ये तीनों सेम कंडीशन में, ठीक उसी तरह से सी और डी सेम कंडीशन में। तो उन्होंने इस पॉइंट्स को एक वेवफ्रंट माना, एक वेवफ्रंट माना जिसमें कि वो सारे पॉइंट जो एक ही फेस में हो, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, ये एक फेस में है। ठीक उसी तरीके से दूसरा वेवफ्रंट माना, इसमें सी हो गया, डी हो गया। तो हाइगन ने लाइट को वेव की तरह माना, और उस बेस पे उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि लाइट को अगर वेव माने तो जा करके डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन 1801 तक कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उस वक्त इनके सिद्धांत को प्रूफ करने का कि लाइट वेव है। तो यहाँ पर न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल माना और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। 1678 में हाइगन ने एक आइडिया दिया कि लाइट वेव होती है, मगर उस वक्त कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, तो इनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। 1801 बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट के लिए। यहाँ पे थॉमस यंग जो साइंटिस्ट थे, थॉमस यंग, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लाइट को लेकर के, और बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उनको मिला रिजल्ट, उसके हिसाब से ये बात तय हो गई कि ही डिड experiment with light and proved that light is wave। तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस बात को प्रूफ कर दिया कि लाइट हमारी क्या है, वेव है। और 1801 के बाद ही ये जो एक आपस में फाइट चली आ रही थी कि लाइट पार्टिकल है, वेव है, उन्होंने खत्म कर दिया और ये कहा कि लाइट एक वेव है और लाइट वेव की तरह काम करती है। और इसी सिद्धांत पे उन्होंने इंटरफेरेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो इससे पहले कि हम ये तो हिस्ट्री बैकग्राउंड था इसका कि 1800 स्टार्टिंग 1627 से शुरू हुआ और 1801 में ये क्लियर हो गया कि लाइट वेव है, और यहीं से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गया। तो इसके पहले कि हम आगे चलें, इंटरफेरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लें। इंटरफेरेंस होता क्या है? व्हाट इज इंटरफेरेंस? तो इंटरफेरेंस जानने से पहले ये तो क्लियर हो गया कि लाइट वेव होती है, और लाइट को जब हम वेव मानेंगे, दिस कैन बी explain only when the light is assumed as wave। तो ये तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे इंटरफेरेंस को, जब हम ये माने कि लाइट हमारी वेव है। तो वेव मान के ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जो डेफिनेशन इंटरफेरेंस की दी जाती है वो कुछ इस तरह दी जाती है कि अगर स्पेस में दो वेव्स हैं, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब तक दो वेव नहीं होगी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस के लिए अगर मान लीजिए दो वेव्स हैं, ये वेव है, हम वेव बना रहे हैं, तरंग, और एक पहली वेव हो गई, और ये एक दूसरी वेव बना रहे हैं हम, बिल्कुल सेम। वेव वन, वेव टू। तो जब ये दोनों वेव्स आगे बढ़ेंगी तो इसका एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, हमने ए मान लिया एम्पलीट्यूड, और इसका फ्रीक्वेंसी भी लगभग सेम है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी ये यहाँ आ रही है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। और इस कंडीशन में जब ये दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में आगे चलेंगी, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी, अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ मिली, ये दोनों वेव्स आ रही हैं और ये पॉइंट यहाँ पर मिली अगर, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर इसकी एनर्जी मान लीजिए
E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, तो ये दोनों आपस में वहां पर ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है। तो इस पॉइंट पर जहां ये दोनों वेव्स मिलती हैं, यहाँ पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपस में मिलने के बाद वहाँ एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर ये वापस अपने डायरेक्शन में आगे चली जाती है और ये अपने डायरेक्शन में आगे चली जाती है बिना किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। तो जिस पॉइंट पर मिलती वहां पर लाइट का कुछ वेरिएशन होता है, उसी वेरिएशन लाइट वेरिएशन को हम लोग इंटरफ्रेंस कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमेशा लाइट मिले। दो लाइट अगर आ रही हैं, मान लीजिए यहाँ पर दो लाइट्स आ रही हैं, तो ये कतई जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पर हमेशा लाइट मिले। हो सकता है कि यहाँ पर लाइट बिल्कुल न मिले, ये भी संभव है इंटरफ्रेंस में, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा ये संभव नहीं था। इमेजिन कीजिए अगर एक लाइट यहाँ आ रही है और दूसरी लाइट यहाँ पर आ रही है, दोनों एक ही पॉइंट में मिल रही है, तो हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि लाइट यहाँ पर दुगनी हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर लाइट मिले। हो सकता है यहाँ पे लाइट मिले या हो सकता है लाइट न मिले। तो इस कंडीशन को हम समझेंगे जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है, when two waves of same frequency same amplitude and with constant phase difference, जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बारे में बात करेंगे अभी। इंटरैक्ट एट ए पॉइंट, जब दोनों वेव्स किसी एक पॉइंट में मिलती हैं एट ए पॉइंट, देन ड्यू टू सुपरपोजिशन, तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, पोजिशन ऑफ वेव, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light redistributed at the point। तो जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में चलती हैं जिनके बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो उस कंडीशन में उनके बीच में सुपरपोजिशन होता है और जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं वहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी लाइट का वेरिएशन होता है, जिसे हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर ये नहीं होगा तो इंटरफेरेंस की फिनोमिना नहीं दिखेगी। तो इसको समझने के लिए फेज डिफरेंस होता क्या है यहां हम लोग समझ लेते हैं। फेज डिफरेंस, तो अगर मान लीजिए हमारी एक वेव है, ये हमारी वेव है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और ये वेव चली यहां से स्टार्ट किया इसने और यहां से लेकर के यहां तक एक कंप्लीट वेव है, ये आपकी एक वेव कंप्लीट है जिसे हम लोग लेमडा कहते हैं। एक कंप्लीट वेव हो गया, एक ऑसिलेशन हो गया। इसके बाद ये फिर ऐसे रिपीट करता चला जाएगा, ये आपका सेकंड ऑसिलेशन है। तो यहां से लेके यहां तक वन हुआ, एक वेव हो गया, यहां से फिर दूसरा वेव हो गया और इसी तरह से रिपीट करता चला जाएगा आगे। ये पहली वेव हो गई। अब इमेजिन कीजिए एक दूसरी वेव है जो ठीक इसी तरह की है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जरा अलग है, यानी कि वो यहां के बजाय यहां से शुरू हो रहा है। ये आप यूं समझो कि यहां से शुरू हो रहा है, ये ऐसे शुरू हुआ। दोनों सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, बस स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग है। तो अगर ये आपकी एक वेव कंप्लीट वेव है, यानी कि अगर इसको हम 0 डिग्री माने तो ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा, एक कंप्लीट चक्कर। ठीक, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो 0, 90, 80
270 एंड 360, ये कंप्लीट एक वेव हो गया। अब इस वेव एक में और एक वेव दो में, ये वेव हमारी 90 डिग्री से शुरू हो रही है, यहाँ 90 से शुरू हो रहा है और ये हमारे 0 से। तो इन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री, डिफरेंस 90 डिग्री का है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। तो अगर दो वेव चल रही हैं आपस में और ये फेज डिफरेंस पूरे रास्ते में, पूरे जहां तक जाती है वो 90 डिग्री ही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस होगा, वो काफी सस्टेनेबल होगा। लेकिन ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री का चेंज नहीं होना चाहिए। 90 का मतलब 90, अगर लगातार इनके बीच में फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है तो इंटरफ्रेंस फिनोमिना नहीं होगी। तो इसे हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं, जो कि कांस्टेंट होना चाहिए और उस कंडीशन में इंटरफ्रेंस आपका सस्टेन्ड होगा। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा इंटरफ्रेंस में वो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम दो लेते हैं सोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है वो कोहेरेंस। कोहेरेंस कोहेरेंस का मतलब ये हुआ कि जो सोर्स आप ले रहे हैं, जो वेव आप ले रहे हैं, दो वेव्स आपने लिया मान लीजिए, तो ये दोनों वेव बिल्कुल सेम होना चाहिए, जिसे हम लोग कोहेरेंस कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स। अगर दोनों वेव, इनकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेस दोनों अगर सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, तो इस कंडीशन में दोनों को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। और ये इंटरफ्रेंस के लिए बेहद जरूरी है कि दोनों सोर्स हमारे कोहेरेंट हो, यानी कि दोनों वेव्स की, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क हुआ तो दोनों कोहेरेंट नहीं रहेंगे और उस कंडीशन में इंटरफ्रेंस नहीं होगा। तो कोहेरेंस उस सोर्स को कहते हैं जिसमें इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज कांस्टेंट बिल्कुल सेम रहते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर हम ये देखें तो कोई भी सोर्स आपका कोहेरेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी एक सोर्स से लाइट लें, मान लीजिए ये सोर्स है आपका और यहां से लाइट निकल रही है वेव के फॉर्म में, तो अगर लाइट हमारी वेव के फॉर्म में है और बिल्कुल इस तरह से चलती चली जा रही है, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, एम्पलीट्यूड बिल्कुल फिक्स है, तो इसे हम लोग आइडियल लाइट वेव कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लाइट जो चल रही है वो जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे सेम हो सकता है लाइट यहां तक आए और इसके बाद फिर यहां से शुरू हो, यहां से आया और इसके बाद एब्रप्ट हो गया, यहां से शुरू हुआ। तो इतना जो गैप आ गया, इस गैप की वजह से ये कोहेरेंस, इसका पार्ट खत्म हो जाता है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम, ये आखिर ये खत्म क्यों हुआ और ये आइडियल कंडीशन को इसको हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम ये पहले समझें कि लाइट हमको मिलती कैसे है, जनरेट कहां से होती लाइट। जनरेशन ऑफ लाइट यानी कि लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, तो अगर हम उसको समझेंगे तो हमें कोहेरेंट सोर्स समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे लाइट होती कैसे, कैसे बनती है। लाइट एक्चुअली में एटॉमिक लेवल पे होता है। लाइट प्रोड्यूसेस बाय डी एक्साइटमेंट ऑफ एटम फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। अब इसको इस तरह समझें कि हमारा एटम जब एक्साइट होता है और अपने हायर एनर्जी लेवल में जाता है और वहां से फिर वापस आता है, तो उस दरमियान, जाने और आने के दरमियान में जो एनर्जी वो रिलीज करता है उसे हम लोग लाइट कहते हैं। यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इमेजिन कीजिए एटम लिया और इसमें अलग अलग लेवल होते हैं एनर्जी के, ये एनर्जी लेवल्स हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ये एनर्जी लेवल है। और मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी लेवल 2 में रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते, जब तक ये इसमें रिवॉल्व करेगा किसी तरह की कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको कहीं से एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर चला गया फोर्थ में, लेवल 2 से लेवल 4 में गया एनर्जी लेकर के,
यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल में गया, यहाँ पे उसके रहने की जो टाइम पीरियड है वो 10⁻⁸ सेकेंड है। यानी कि 10⁻⁸ सेकेंड बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप वापस इसी लेवल में आ जाएगा। तो इसका जो टाइम हुआ वो 10⁻⁸ सेकेंड हुआ, वापस आ जाएगा। और वापस आने के बाद जब यहाँ से वापस आएगा तो अपनी एनर्जी को ये रेडिएट करेगा, और उसी वही रेडिएशन हमारा लाइट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर स्टेट में जाता है और वहां से डी एक्साइट होकर लोअर में आएगा, तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो लाइट होती है, वही हमको दिखाई देता है रेडिएशन। और यहाँ से इसका कोहेरेंस से क्या रिलेशन है कि अब मान लीजिए ये एक एटम था, हमने सिर्फ एक एटम लिया। अब किसी पार्टिकल में, किसी छोटे से सोर्स के टुकड़े में इस तरह के बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम होते हैं, बिलियन ऑफ बिलियन एटम होते हैं। और ये एक एटम था, इस तरह समझिए 10⁻30 एटम्स हैं, इमेजिन कीजिए। अब 10⁻13 एटम का मतलब 10⁻30 इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन कब जा रहा है, कब आ रहा है, इसका कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। कोई इलेक्ट्रॉन कभी गया, कोई इलेक्ट्रॉन कभी आया। ये टाइम पीरियड फिक्स है 10⁻⁸ सेकेंड, लेकिन आपस में कोरिलेट होने का कोई चांस नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन का, कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन एक साथ जाए, एक साथ है। तो उस कंडीशन में जब यहां से सिग्नल चलेगा एक इलेक्ट्रॉन सिग्नल चलेगा, तो ये जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसका साथ दे, हो सकता है वो यहां से चले। और इस कंडीशन में ये जो ब्रेक आ जाता है, यही इनकोहेरेंस को जन्म देता है। तो ये हमारा कतई जरूरी नहीं कि सारे एटम एक साथ एक्साइट हो, एक साथ डिसाइट हो। और उस कंडीशन में हमें कभी भी आइडियल साइन वेव नहीं मिलेगा। यही वजह होती है कि जो हम बनाते हैं वेव इस तरह की, ये साइन वेव आइडियल होता है, यानी कि कहीं किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं होता। जबकि हकीकत में, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपकी वेव आती है और यहाँ पे कहीं पे डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आगे जाकर के यहाँ से ऐसे मिलती है। तो ये हमारा एक्चुअल होता है। और ये जो गैप हुआ, यही डिपेंड करता है कोहेरेंस पे। अगर हम इस गैप को खत्म कर दें किसी तरीके से, तो हमारी लाइट फुल्ली कोहेरेंट हो जाएगी। अब इसको हम खत्म करने का तरीका क्या है, उसको देखते हैं कि हम आखिर कैसे इसको खत्म करें। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए। अगर लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट नेवर बी कोहेरेंट। यानी कि अगर दो सोर्स आप अलग अलग ले रहे हैं इंटरफेरेंस के लिए, तो कभी भी वो कोहेरेंट नहीं हो गए। हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि मान लीजिए सोर्स ए है ये, और ये सोर्स बी है। इसके जो एटम होंगे उसका जो ट्रांजिशन होगा, और इसके जो एटम होंगे इसका जो ट्रांजिशन होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। दोनों अलग अलग टाइम पे होंगे। और अगर अलग अलग टाइम होने का मतलब दोनों से वेव अलग अलग आएगी, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि सिर्फ एक सोर्स लें और इसको दो वर्चुअल सोर्स में डिवाइड कर दें, S1 S2। कुछ ऐसा करें कि सोर्स एक ही हो, मगर यहां से दो एक वर्चुअल सोर्स बना दें, तो जो चेंज इसमें होगा वही चेंज इसमें भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सोर्स से आ रहे हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स लेने के बजाय एक सोर्स लेते हैं और उसको उसके दो वर्चुअल सोर्स बना लेते हैं। तो ये दोनों आपस में कोहेरेंट का काम करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें जरा सा भी चेंज होगा तो वो चेंज इन दोनों में होगा, इसलिए इसके बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है, आसानी से जाएगा। इसलिए जब भी हम इंटरफेरेंस कराते हैं तो एक सोर्स को दो सोर्स में चेंज करते हैं, दोनों वर्चुअल सोर्स में, और उसके बाद फिर इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो जान लें, इंपॉर्टेंट है वो, जो यंग ने एक्सपेरिमेंट में किया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, इसके
सिर्फ रिजल्ट को चेक करेंगे क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसको बता रहे हैं काफी। यंग ने क्या किया, ये 1801 की बात है। उन्होंने एक सोर्स लिया, मान लिया ये सोर्स है हमारा, लाइट आ रही है, ये हमारा सोर्स है। और उन्होंने क्या किया कि इस सोर्स को दो छोटे सोर्स में बांट दिया, S1 और S2। ये उन्होंने S1 नाम दिया, ये उन्होंने S2 नाम दिया। अब हाइगन के हिसाब से जब लाइट यहां से चलेगी तो उन्होंने माना कि लाइट एक वेव है, तो वेव के हिसाब से उन्होंने वेव फ्रंट माना, इस तरह से अलग अलग वेव फ्रंट है। यहां से जाएगा और ये दोनों पॉइंट जो ये होल है, ये दोनों बिल्कुल नए सोर्स की तरह काम करेंगे। और यहां से भी ठीक उसी तरह से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, सेकेंडरी वेव निकलेंगी। और इसका जो उन्होंने इफेक्ट देखा वो क्या किया यंग ने, यहां पे एक स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन यानी पर्दा लगा दिया। और उनको ये चेक करना था कि किस पॉइंट पे लाइट मिलेगी, इंटरफेरेंस की वजह से किस पॉइंट पे लाइट मिलेगी, किस पॉइंट पे लाइट नहीं मिलेगी। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है बिल्कुल बीच का। तो यहां से लाइट गई, यहां से मेन लाइट गई, दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ और लाइट हमारी यहां आ रही है। ये सेंटर पॉइंट हो गया C। तो यहां पे दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, लाइट मिल रही है और दोनों की डिस्टेंस बराबर है। यानी कि अगर आप देखें S1C इज इक्वल टू S2C, ये दोनों बराबर है, डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो दोनों को लाइट वहां पहुंचने में सेम टाइम लगेगा, डिस्टेंस बराबर है। तो ये दोनों पॉइंट कोहेरेंट होंगे और इस पॉइंट पे मैक्सिमम लाइट मिलेगी। लेकिन अगर हम किसी और पॉइंट पर ले, मान लीजिए हमने पॉइंट यहां ले लिया, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी? कायदे से अगर देखा जाए तो लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। तो स्ट्रेट का मतलब यहाँ लाइट हमको या तो यहाँ मिलेगी या फिर लाइट यहाँ मिलेगी। यहाँ पे लाइट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इनके हिसाब से यंग ने कहा यहाँ से जो लाइट चली, यहाँ से लाइट टर्न वेव के फॉर्म में है, इस लाइट यहाँ से टर्न हुई और एक लाइट यहाँ गई S1P, और यहाँ से जो जाएगी लाइट वो यहाँ इंटरेक्ट करेगी S1P S2P। अब इस फिगर में अगर आप देखिए तो S1P और S2P ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों की लंबाई बराबर नहीं है। यानी कि लाइट यहां से चलेगी और लाइट यहां से चलेगी, तो यहां पे आने में इसको ज्यादा समय लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां पे हमको लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमको देखना है कि कब लाइट मिलेगी और कब लाइट नहीं मिलेगी। थॉमस ने इसी चीज को एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव कर दिया कि लाइट हमारी वेव है। अब इसको वेव मान के कैसे इसको करेंगे, कि अगर इसको हम ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये पॉइंट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये एंगल हमारा मान लीजिए थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है और ये हमने इसको m मान लिया। तो अब इस फिगर में ये देखिए कि ये डिस्टेंस S1P और MP ये दोनों बराबर हैं, यहां से बराबर है। लेकिन जो सेकेंड लाइन है, ये वाली लाइट है, इसको इतना डिफरेंस ज्यादा तय करना पड़ रहा है चलने में। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। दोनों लाइट से जो डिफरेंस एक्स्ट्रा होगा उसे हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। और दूसरी लाइट को इतना एरिया ज्यादा कवर करना पड़ेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो पाथ डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस, ये हमारा हो गया S2M। और इंटरफेरेंस में लाइट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये बिल्कुल डिपेंड करता है इस पाथ डिफरेंस पे। तो जरा देखें पाथ डिफरेंस होगा कितना। अगर इस फिगर को हम देखें तो ये दोनों स्लिट हैं, इसे हम स्लिट कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो वर्चुअल सोर्सेज बनाए गए, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमने मान लिया A है, दोनों के बीच A है,
तो ये जो S2m होगा ट्रिग्नोमेट्री से, वो S2m इक्वल टू होगा a sin थीटा ट्रिग्नोमेट्री। अब हाइगन के हिसाब से अगर ये डिफरेंस जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, ये पाथ डिफरेंस यानी कि ये आपका पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। तो इंटरफेरेंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पहला, इफ पाथ डिफरेंस इज, ये जो डिस्टेंस है वो जीरो, जीरो का मतलब दोनों बराबर हो जाए, या लेमडा दोनों के बीच लेमडा का फर्क हो, या 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, या इस तरह इसको कहें n लेमडा। तो अगर ये पाथ डिफरेंस हमारा लेमडा के मल्टीपल में आ रहा है, देन लाइट विल बी मैक्सिमम। तो लाइट यहां पे मिलेगी हमको, और उस कंडीशन में कहेंगे हम कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज। तो अगर दोनों लाइट मिल रही हैं और उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, जो फर्क है, वो लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, n लेमडा के बराबर अगर है, यानी कि लेमडा के मल्टीपल में है, तो वहां पर हमको लाइट मिलेगी। और अगर दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस हुआ, एंड इफ अगर पाथ डिफरेंस यानी a sin थीटा इज इक्वल टू हाफ हो, लेमडा का हाफ यानी कि लेमडा बाई 2, ऑड हो लेमडा बाई 2, अगला 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, और इसी तरीके से 2n-1 लेमडा बाई 2 का अगर फर्क आ रहा है दोनों के बीच में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें लाइट नहीं मिलेगी, और उस कंडीशन में इसे हम डिस्ट्रक्टिव कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव, यानी यहाँ पर लाइट नहीं मिलेगी, बिल्कुल अंधेरा रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर दोनों के बीच में लेमडा का फर्क है तो लाइट मिलेगी, और अगर लेमडा बाई 2 का फर्क है तो हमें लाइट वहां पर नहीं मिलेगी। तो ये उनका यंग ने कहा, और ये कंडीशन उन्होंने दी इंटरफेरेंस की, और यही हम आगे इस्तेमाल करेंगे कि फॉर मैक्सिमा यानी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लेमडा, ये कंडीशन पहली। फॉर मिनिमा, जिसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव कहेंगे, उसके लिए उन्होंने दिया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हर इंटरफेरेंस में यूज की जाती है, और ये कंडीशन है लाइट की। लाइट मिलेगी कंस्ट्रक्टिव के लिए जब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस n लेमडा होगा, और जब लाइट नहीं मिलेगी यानी लाइट जीरो होगी तो 2n-1 लेमडा बाई 2। क्या ना? तो इसके आगे का जो केसेस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और वहां पर हम ये बताएंगे कि जो फ्रिंजेस होती हैं उसका स्वरूप कैसा होता है, यानी कि फ्रिंजेस दिखने में कैसी होती है, उनका जो लुक होता है कैसा दिखती है फ्रिंजेस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।